आज के इस वित्तीय विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी सच में बेहद दिलचस्प है। एक साधारण सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग दिग्गजों में से एक बनने की कहानी। बिना किसी बड़े शोर शराबे के इस संस्थान ने भारत की आर्थिक क्रांति की धड़कन बनने का सफर तय किया है। तो आज हम एचडीएफसी बैंक के उदय और इसके आज के यथार्थ का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, एक दिग्गज का जन्म। दूसरा, बैंकिंग गेम में महारत। तीसरा, ऐतिहासिक मेगा मर्जर। चौथा, आधुनिक ग्राहक को जीतना। और पांचवा, वित्तीय स्थिति और भविष्य का दृष्टिकोण। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एक दिग्गज का जन्म, हाउसिंग फाइनेंस से बैंकिंग इनोवेटर तक। 1970 के दशक को देखें तो एक आम मध्यम वर्गीय इंसान के लिए घर का लोन लेना लगभग नामुमकिन सा था। इसी मुश्किल को हल करने के लिए हसमुख भाई पारेख के एक स्पष्ट विजन के साथ 1977 में एचडीएफसी लिमिटेड की नींव रखी गई। फिर जब 90 के दशक में अर्थव्यवस्था खुली तो 1994 में एचडीएफसी बैंक लॉन्च हुआ। इसके बाद 2000 में टाइम्स बैंक के साथ विलय हुआ, जो भारत में किसी भी बैंक का पहला स्वैच्छिक विलय था। और अंततः 2023 में वो ऐतिहासिक मेगा मर्जर हुआ जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। 90 के दशक का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही अलग था। सरकारी बैंकों में चेक क्लियर होने में हफ्तों लग जाते थे और पेपर वर्क का तो कोई अंत ही नहीं था। इसके ठीक विपरीत पहले सीईओ आदित्य पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। फास्ट नेशनल वाइड क्लियरिंग, डिजिटल सैलरी अकाउंट और शेयर मार्केट के ब्रोकर्स के लिए रैपिड स्टॉक सेटलमेंट जैसी तेज टेक आधारित सेवाएं पेश की गईं। मतलब उस समय के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, बैंकिंग गेम में महारत और उसके पीछे के रणनीतिक सुपर मूव्स। बिना किसी भारी भरकम मार्केटिंग के बैंक ने मार्केट पर अपना दबदबा आखिर कैसे बनाया? इसके पीछे 3 बिल्कुल सटीक रणनीतियां थीं। पहला कदम, रिटेल बैंकिंग का बेताज बादशाह बनना। दूसरा, सख्त जोखिम नियंत्रण। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट को याद करें तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, लेकिन खराब लोन ना देने की सख्त नीति ने इन्हें पूरी तरह बचाए रखा। और तीसरा अहम कदम था टेक्नोलॉजी में भारी भरकम निवेश। और इन रणनीतियों का नतीजा क्या हुआ? जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे इस अनुशासन का परिणाम एक पूर्ण बाजार वर्चस्व के रूप में सामने आया। आज लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ ये एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे अपने सबसे कड़े प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों के भरोसे का सीधा प्रमाण है। अब आते हैं भाग 3 पर, ऐतिहासिक मेगा मर्जर। 2023 में ताकतों का एकीकरण। 2023 का वो रिवर्स मर्जर सिर्फ आकार बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं था। इसका उद्देश्य रेगुलेटरी अलाइनमेंट और क्रॉस सेलिंग के अवसरों को भुनाना था। और मर्जर के बाद का ये आंकड़ा देखिए, $154 बिलियन। सच में इस एकीकरण ने संयुक्त इकाई को रातों रात दुनिया का 7वां सबसे मूल्यवान बैंक बना दिया। इस नए पावर हाउस के स्केल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आज इसका ग्राहक आधार 12 करोड़ के पार है, मतलब पूरी जर्मनी की आबादी से भी ज्यादा लोग। इसके साथ ही अब इस विशाल इकाई में 1,77,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भाग 4, आधुनिक ग्राहक को जीतना, जनसांख्यिकी और विस्तार। इतने विशाल पैमाने पर काम करते हुए ये समझना बेहद जरूरी है कि आज ये बैंक असल में किसे अपनी सेवाएं दे रहा है। अब ये डेटा वाकई दिलचस्प है। शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में 48% शाखाएं हैं, जबकि 52% शाखाएं अब अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों में बढ़ती आय को अपनी तरफ खींचने का एक बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक कदम है। इन नए इलाकों में ग्राहकों को कैसे जोड़ा जा रहा है? इसके लिए फिजिकल अधिग्रहण रणनीति का उपयोग हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है फिजिकल ब्रांच के जरिए ग्रामीण और टियर 2 शहरों में भरोसा कायम करना, और साथ ही आधार केवाईसी जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग करके मात्र 5 मिनट में डिजिटल ऑनबोर्डिंग पूरी करना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कोई संस्था इतनी विशाल हो जाती है तो क्या सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहता है? बिल्कुल नहीं। इस आकार का कोई दिग्गज बाजार की कठोर वास्तविकताओं और परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना कैसे करता है? इतनी तेज रफ्तार और इतने बड़े डिजिटल विस्तार के साथ कुछ बड़ी रुकावटें भी आईं। वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो 2020 में लगातार आउटेज के कारण आरबीआई ने बैंक के डिजिटल लॉन्च पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
2023 में 70 मिलियन एचडीबी ग्राहकों का एक बड़ा डेटा उल्लंघन सामने आया। इसके अलावा मध्य पूर्व में 81 बॉन्ड की कथित मिससेलिंग ने भी 2025-2026 में नियामक जांच को आमंत्रित किया। ये साफ दिखाता है कि असीमित वृद्धि के साथ सुरक्षा और अनुपालन की चुनौतियां भी कितनी गंभीर हो जाती हैं। हमारा आखिरी हिस्सा भाग 5 वित्तीय स्थिति और भविष्य का दृष्टिकोण Q4 FY26 रियलिटी चेक। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के ताज़ा वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 19,221 करोड़ रुपए रहा, जिसने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य कमाई के स्रोत जैसे शुद्ध ब्याज आय और कोर प्री प्रोविजन प्रॉफिट बाजार के अनुमानों से काफी कम रहे। यही वजह है कि एक अजीब सा वित्तीय रहस्य सामने आया। लाभ अनुमान से बेहतर होने के बावजूद शेयरों की कीमत गिरकर लगभग 800 रुपए तक आ गई। असल में निवेश पर मिलने वाले रिटर्न या यील्ड में कमी और घटती फी इनकम इसका मुख्य कारण थी। पोर्टफोलियो मिक्स में बदलाव का ये सीधा असर था, जिसे बाजार ने तुरंत भांप लिया। खैर, इस पूरी रिपोर्ट में एक बड़ी उम्मीद की किरण भी थी। खुदरा जमा पर कड़े फोकस के कारण कुल जमा राशि में तिमाही दर तिमाही 8.6% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। ये साबित करता है कि बैंक की असली ताकत आज भी कायम है, और वो है आम लोगों से ताज़ा पूंजी जुटाने की अभूतपूर्व क्षमता। तो अंत में भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस विशाल साम्राज्य को सिर्फ बनाए रखने के लिए बैंक को वित्त वर्ष 2028 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम ताज़ा जमा राशि जुटानी होगी। क्या ये दिग्गज बैंक इतनी बड़ी पूंजी जुटाकर भविष्य की अर्थव्यवस्था पर अपना राज कायम रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे वित्तीय जगत की दिशा तय करेगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।